ठीक है। तो कल हम लोगों ने अपना ये पीडीबी सीडीबी प्लगेबल डेटाबेस कंटेंट डेटाबेस वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। अब आज हम लोग डेटा गार्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। डेटा गार्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या टाइप होते हैं, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेटा गार्ड स्टैंड बाई। डेटा गार्ड इज़ यूज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा इन अ डिज़ास्टर। मतलब डिज़ास्टर यानी जिस बिल्डिंग में मेरा डेटा, नॉर्मली डेटा जो होता है वो डेटा सेंटर में होता है। कोई एक बिल्डिंग होती है डेटा सेंटर, जैसे कि कोई भी ऑफिस है, उसका कोई एक फ्लोर या कोई एक पर्टिकुलर रूम, उसको डेटा सेंटर बना दिया जाता है। उस डेटा सेंटर के अंदर क्या रहेगा, ये सारे सर्वर्स, जो डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर रूम के अंदर रहती है, जिससे कि हम डेटा सेंटर बुलाते हैं। ठीक है। तो किसी भी रीज़न की वजह से वो डेटा सेंटर लॉस हो जाए हमारा, किस रीज़न से, पॉसिबल रीज़न की वजह से बाढ़ आ जाए उस एरिया में, जिस बिल्डिंग में हमारा ये डेटा सेंटर है, उस एरिया में या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बाढ़ आ जाए, पानी भर जाए, तो फिर पावर, जो ये पावर का सप्लाई है वो बंद करना पड़ेगा, या फिर उस बिल्डिंग में या उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर कोई नहीं पहुंच पाए, आग लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये टेररिस्ट हमला हो जाए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर, ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर हम जो भी डेटा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में रह रहा था वो सारा अगर लॉस हो जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए हम डेटा गार्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर डिक्रीज द, एक तो ये हो गया कि मतलब जो डेटा का लॉस हुआ उससे बचने के लिए कि डेटा का लॉस ना हो, और दूसरा अगर कोई डेटा का लॉस हो, डिज़ास्टर या फेलियर हो जाए, तो उस केस में डाउन टाइम, यानी कि हमारी कितनी देर हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, जैसे हम बैंक की बात करें, तो कितनी देर बैंक बंद रहेगा, अगर इन केस डिज़ास्टर आ जाएगा तो बैंक बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद नहीं करना पड़ेगा। जिस बिल्डिंग में मान लो कि बैंक चल रहा है, ये डेटा सेंटर है बैंक का, उस बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ गया, वो बिल्डिंग गिर गई, तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली हम स्टैंड बाई को यूज़ करके, डेटा गार्ड को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को या बैंक को अप कर पाएंगे, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो डाउन टाइम है उसको कम करने के लिए हम डेटा गार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि वो डाउन टाइम कम से कम मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके या फिर मिनिमाइज हो सके। उसके अलावा क्या एक और ऑप्शन है, ऑफलोड आरमैन बैकअप टू स्टैंड बाई। आरमैन बैकअप यानी डेटाबेस का बैकअप। ठीक है। डेटाबेस का हम रेगुलरली बैकअप लेते हैं, किस वजह से, कि भाई जो हमारा डेटा है वो हमारा लॉस ना हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे सर्वर बंद होने से, क्रैश होने से अगर डेटा का लॉस होता है, तो उससे बचने के लिए हम आरमैन यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब हमारे पास ये स्टैंड बाई आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो सर्वर हो जाते हैं। जैसे हम ये हमारा ये सर्वर, दो सर्वर हो गए हमारे पास, तो इन दोनों सर्वर्स को यूज़ करके हम अपना क्या नाम है कि बैकअप चला सकते हैं, मतलब प्राइमरी में भी चला सकते हैं, स्टैंड बाई में चला सकते हैं। चूँकि प्राइमरी में पहले से ही एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो जो लोड है उसको प्राइमरी डेटाबेस से या प्राइमरी सर्वर से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बैकअप है उसको हम स्टैंड बाई पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कि अब जो हमारा बैकअप चलेगा वो प्राइमरी डेटाबेस, प्राइमरी सर्वर पर ना चल के स्टैंड बाई पे चलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जो मैं आरमैन का पर्पस बता रहा हूँ, क्या कि डेटा लॉस या डेटा की जो भी डेटा गायब हो जाए उससे बचने के लिए, वही सेम पर्पस मैं डेटा गार्ड या डेटाबेस ये स्टैंड बाई का ही बता रहा हूँ। फ़र्क क्या है, अगर हमारा आरमैन का बैकअप, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है। ये हमारा एक डेटाबेस सर्वर है प्राइमरी, और ये उसका स्टैंड बाई है। कैसे काम करता है, यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, रीडू लॉग फाइल्स में, और रीडू लॉग फाइल्स से फिर वो इन्फॉर्मेशन आर्काइव होके कहाँ जाती है, आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स में। तो अगर मैं ये प्राइमरी बोलूँ अपना, ये मेरा प्राइमरी डेटाबेस सर्वर हो गया, ये हो गया मेरा स्टैंड बाई। कैसे काम करता है, यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस उठ करके
प्राइमरी डेटाबेस के चेंजेस ऑनलाइन वीडियो लॉग फाइल्स में कॉपी होते हैं, फिर वो ऑनलाइन वीडियो लॉग फाइल्स किस में बनती हैं, आर्काइव वीडियो लॉग फाइल्स में। फिर ये आर्काइव वीडियो लॉग फाइल्स प्राइमरी से ट्रांसफ़र होकर स्टैंड बाई जाते हैं और स्टैंड बाई में जाके अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस प्राइमरी में हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस स्टैंड बाई में अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें एक बार स्टैंड बाई को बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? पूरे के पूरे प्राइमरी डेटाबेस का बैकअप लेकर के स्टैंड बाई में कॉपी करना पड़ता है। ये हमारा डेटा गार्ड हो गया। और अगर हम कुछ बात करें इसकी, इसको मैं अपना ये आरमैन बैकअप बता दे रहा हूँ। तो आरमैन बैकअप भी कुछ कुछ यही काम करता है। क्या करता है? डेटा को स्टोर करके अपने पास रख लेता है कि जो प्राइमरी में जो भी डेटा था वो हमने बैकअप लेकर के ये आरमैन के थ्रू बैकअप लिया और हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन स्टैंड बाई का मेन पर्पस क्या है? डाउन टाइम कम करना। जब प्राइमरी डेटाबेस का साइज मान लो बहुत ज़्यादा है, 2 TB 3 TB 10 TB 20 TB, तो उस केस में जो बैकअप है उसको लेने में बहुत टाइम लगेगा और उसको वापस रिस्टोर करने में भी बहुत टाइम लगेगा। जबकि अगर हमारे पास स्टैंड बाई है तो हमें ना किसी बैकअप को रिस्टोर करना है, ना हमें कुछ चेंजेस करने हैं। हमें सिर्फ 1-2 कमांड चलानी है जिसमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है और उसके बाद हमारा ये स्टैंड बाई वाला सर्वर एज अ प्राइमरी सर्वर वर्क करने लगेगा और हम अपने एप्लीकेशन को इससे कनेक्ट करा करके एप्लीकेशन को अप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ आरमैन में, क्योंकि आरमैन का भी पर्पस वही है, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा, और स्टैंड बाई का भी पर्पस वही है, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा। बट फ़र्क क्या है? जब हम आरमैन या बैकअप यूज़ करते हैं तो उससे हमें डेटा को वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू स्टैंड बाई। स्टैंड बाई में डेटा को वापस लाने में बहुत कम टाइम लगता है और साथ ही जो ये बैकअप होता है ना, किसी पर्टिकुलर थोड़ी देर के बाद ही हो सकता है। रियल टाइम में बैकअप नहीं ले सकते हैं। मतलब जैसे अभी 8 बज रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं, तो मैंने मान लिया एक बैकअप 12 बजे लिया, फिर एक बैकअप 2 बजे लूँगा, एक 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, ऐसे करके। तो ये 2 घंटे का जो मेरा डिफरेंस है ना, इसके बीच का डेटा मेरा लॉस हो सकता है। जबकि अगर मैं स्टैंड बाई की बात करूँ ना, तो इसमें जो डेटा का लॉस है वो बहुत कम होता है, पर इसमें इन कंपैरिजन टू डेटा बैकअप डेटा का लॉस काफ़ी कम होता है। इसलिए ये स्टैंड बाई या डेटा गार्ड का ये पर्पस या ये सिग्निफिकेंस है। एक तो ये पर्पस है हमारा कि डेटा का लॉस कम होता है बैकअप के कंपैरिजन में, डेटा गार्ड में। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि अब तक हमने मेंशन नहीं किया, वो ये है कि इन केस डिज़ास्टर की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन वाला साइट है जहाँ पे हमारा प्राइमरी चल रहा था, अगर वहाँ के सारे सर्वर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें डिज़ास्टर रिकवरी यानी जो स्टैंड बाई डेटाबेस है, स्टैंड बाई वाले सर्वर से उस पर डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस को शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे अप करना पड़ेगा। बैकअप के केस में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी बैकअप है, जिस सर्वर से हमने बैकअप लिया हम वहीं पर रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमारी प्राइमरी वाली साइट, जो सर्वर्स हमारे प्राइमरी डेटाबेस जिस पे चल रहा है, जिन सर्वर्स पे, वो सर्वर अगर एक्सेसिबल या यूजेबल नहीं है, तो फिर हम बैकअप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा गार्ड या स्टैंड बाई ही बचा पाएगा कि हम डेटाबेस को अपने अप करके, एप्लीकेशन को अप करके दोबारा लाइव हो सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्टैंड बाई का इन कंपैरिजन टू बैकअप। ठीक है, और क्या एक पर्पस है? 3 पर्पस देख लिया हमने। सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा इन अ डिजास्टर, फिर डिक्रीज करना डाउन टाइम डिजास्टर फेलियर की, फिर ऑफलेट आरमैन बैकअप। आरमैन बैकअप जो हमारा पहले ये प्राइमरी वाले सर्वर पे चल रहा था, उसको हम यहाँ पे ना चला करके यहाँ से चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आरमैन बैकअप या बैकअप को चलने के लिए भी कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, तो उस रिसोर्सेज की वजह से आईओ होता है, रिसोर्सेज लगते हैं और आईओ होता है, तो उसकी वजह से प्राइमरी डेटाबेस की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? उस बैकअप को प्राइमरी से रन करने के बजाय हम स्टैंड बाई वाले सर्वर से भी रन कर सकते हैं। इससे प्राइमरी डेटाबेस की परफॉर्मेंस में जो डिग्रेडेशन आना था ड्यू टू आरमैन बैकअप वो नहीं आएगा। ठीक, फिर ऑफलोडिंग रिपोर्टिंग टू स्टैंड बाई यूजिंग एक्टिव डेटा गार्ड। हमारे पास जो ये स्टैंड बाई है ना,
इसमें हम रीड ओनली वाली क्वेरीज चला सकते हैं। कोई भी रीड ओनली की क्वेरी हमें चलानी है, डेटा को सिर्फ सेलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हम तो कोई भी अगर हमें रीड ओनली वाली क्वेरीज चलानी है ना, तो उन क्वेरीज को हम ये स्टैंड बाई वाले सर्वर में चला सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ओरेकल का एक्टिव डेटा गार्ड होता है, उसका लाइसेंस चाहिए होता है, और हमें इस जो स्टैंड बाई डेटाबेस है नॉर्मली ये माउंट मोड में होता है, हमें बस इसे ओपन मोड में करना होता है, बस सिर्फ इतना करना होता है। तो हम एक्टिव डेटा गार्ड यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम स्टैंड बाई डेटाबेस पे रीड ओनली वाली क्वेरीज को चला सकते हैं। नॉर्मल क्वेरीज तो हमारे प्राइमरी डेटाबेस में ही चलेंगी, पर जो हमारी रीड ओनली वाली क्वेरीज है ना, वो हमारे स्टैंड बाई वाले इस पर्टिकुलर डेटाबेस में चल सकती हैं। टेस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी ऑन प्रोडक्शन डेटा। कोई नई चीज़ हमें बनानी है, जैसे हम बात करें बैंक की बात करें, तो पहले जो पुराना बैंक था उसमें सारे एप्लीकेशन या चेंजेस ब्रांच में कराने पड़ते थे हमें, या फिर हमें इंटरनेट बैंकिंग मिली थी या मोबाइल बैंकिंग मिली थी। पहले हमारे पास 3-4 साल या 5 साल पहले बात करें तो हमारे पास ये यूपीआई नहीं था, ठीक है। तो हमें कोई भी चेंज कराना हो, कुछ भी पैसे विड्रॉ करने हैं, तो हमें भी या तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते थे हम, या कार्ड यूज़ कर सकते थे, यूपीआई नहीं था। तो ये यूपीआई वाला नई फंक्शनैलिटी आई ना, उसको पहले एक बार टेस्ट करना पड़ता है कि यूपीआई क्या करता है, आपके अकाउंट से बैलेंस निकालता है, आपके मोबाइल पे शो करता है। तो उसके लिए कुछ नए टेबल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ नए प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, कुछ नए फंक्शंस, ठीक है, कुछ इंडेक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार टेस्ट करनी पड़ती है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ये हो गई डेटाबेस की। फिर एप्लीकेशन के साइड में ही बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, नए पेजेस बनाने पड़ते हैं, पुराने पेजेस में कोड चेंज करना पड़ता है। तो ये सारे चेंजेस को पहले एक बार टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के लिए जो हम डेटा है ये प्राइमरी वाले डेटा में टेस्ट करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को स्टैंड बाई वाले डेटाबेस पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए भी हम स्टैंड बाई या डेटा गार्ड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी या न्यू कोड, ठीक है। ये पर्पस हो गया हमारे डेटा गार्ड का। अब हम बात करें तो डेटा गार्ड कितने तरीके के हो सकते हैं, तो 4 तरीके के डेटा गार्ड होते हैं ब्रॉडली बात करें तो। एक होता है आपका फिजिकल स्टैंड बाई, लॉजिकल स्टैंड बाई, स्नैपशॉट स्टैंड बाई और एक्टिव डेटा गार्ड, ठीक है। हम अब इनको आगे चल के डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि ये होते क्या हैं चारों। फिजिकल स्टैंड बाई, ठीक है। फिजिकल स्टैंड बाई क्या होता है, ब्लॉक बाई ब्लॉक आइडेंटिकल टू प्राइमरी। ये जो आपका प्राइमरी डेटाबेस है जैसा ये होगा एज इट इज, ठीक है, जो भी डेटा इसके अंदर है वही सारा का सारा डेटा एज इट इज के फॉर्म में स्टैंड बाई के अंदर रहता है, ठीक है। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि लॉजिकल स्टैंड बाई में क्या है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है, ठीक है। किसी ब्लॉक में जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी इन केस ऑफ लॉजिकल स्टैंड बाई। प्राइमरी डेटाबेस या फिजिकल स्टैंड बाई के केस में क्या है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक आइडेंटिकल होता है प्राइमरी डेटाबेस की। फिर क्या है, रन्स इन माउंट मोड। जो आपका स्टैंड बाई डेटाबेस है ना, फिजिकल स्टैंड बाई वाला, वो माउंट मोड में होता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। और जो सर्विस है जो कि लॉग्स को अप्लाई करती है स्टैंड बाई डेटाबेस में ना, उसका नाम है रीडू अप्लाई। रीडू अप्लाई क्या करती है, जो आर्काइव लॉग्स हैं प्राइमरी से उनको स्टैंड बाई पे अप्लाई करती है। और इसका जो मेन पर्पज़ है, सर्व्स मेनली ड्यूरिंग डिज़ास्टर रिकवरी। जब कोई डिज़ास्टर आता है उस टाइम पे रिकवर करने के लिए या फिर डेटा के लॉस को बचाने के लिए हम फिजिकल स्टैंड बाई को यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में अगर हम लोग समझें तो ये हमारा प्राइमरी डेटाबेस है, इस पे ये क्लाइंट या एप्लीकेशन वर्क कर रही है जो कि इससे एक वो कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। फिर इसका ये SGA है, ठीक, और ये ऑनलाइन रीडू लॉग्स हैं, ठीक। जो SGA है वहाँ से लॉग राइटर प्रोसेस क्या करती है, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स में डेटा को लिखती है। और फिर यहाँ से जो ये LNS एक प्रोसेस है, लॉग नेटवर्क सर्विस प्रोसेस, वो क्या करती है, जो रीडू लॉग बफर है उसको रीड करती है, डेटा को भेजती है। और स्टैंड बाई वाले सर्वर पे एक RFS प्रोसेस चलती है, रिमोट फाइल सर्वर प्रोसेस, वो क्या करती है, इस रीडू डेटा को रिसीव करती है। और स्टैंड बाई डेटाबेस का एक स्टैंड बाई रीडू लॉग होता है, जो प्राइमरी डेटाबेस का ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल होता है, वैसे ही स्टैंड बाई डेटाबेस का स्टैंड बाई रीडू लॉग होता है। वहाँ पे इस रीडू की इन्फॉर्मेशन को लिख देती है
और आरएफएस प्रोसेस, और उसके बाद फिर ये जो रीडू अप्लाई वाली प्रोसेस है ना, इस इंफॉर्मेशन को स्टैंड बाय में अप्लाई कर देती है। अब हम बात करें तो पैरामीटर्स की बात करें, जैसे हम किसी भी डेटाबेस में बात करें तो पैरामीटर्स कैसे, जैसे कि ओपन कर्सर पैरामीटर हो गया, या फिर DB_name पैरामीटर हो गया, या कंट्रोल फाइल्स पैरामीटर, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही स्टैंड बाय को बनाने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि लॉग आर्काइव डेस्ट1 वो लोकेशन बताता है जिस लोकेशन पे हम आर्काइव लॉग्स को स्टोर करते हैं। तो या तो हम लॉग आर्काइव डेस्ट1 डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह पे DB रिकवरी फाइल डेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम लॉग आर्काइव डेस्ट1 यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम DB रिकवरी फाइल डेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। DB रिकवरी फाइल डेस्ट को ही हम FRA बोलते हैं, या फ्लैश रिकवरी एरिया भी बोलते हैं। वो लोकेशन, ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन पे हमारे आर्काइव लॉग्स जनरेट होंगे। ठीक है, DB रिकवरी लॉग आर्काइव डेस्ट1 या DB रिकवरी फाइल डेस्ट वो लोकेशन बताता है जिस लोकेशन पे हमारे आर्काइव लॉग्स क्या है, जो ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स की कॉपी है, ऑफलाइन कॉपी। जब हमारा ऑनलाइन रीड लॉग फाइल भर जाती है तो उसके डेटा को डेटाबेस की आर्काइवर बैकग्राउंड प्रोसेस कॉपी करके इस आर्काइव लॉग में स्टोर कर देती है। ठीक है, फिर लॉग आर्काइव डेस्ट2 क्या करता है, ये एक सर्विस है। सर्विस का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिस सर्विस के नाम के थ्रू प्राइमरी डेटाबेस से, ठीक है, प्राइमरी डेटाबेस से जो डेटा है वो उठ के स्टैंड बाय जाता है। तो ये जब डेटा जाता है ना, तो ये किसी सर्विस के थ्रू जाता है। इस सर्विस को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, लॉग आर्काइव डेस्ट2 में। ठीक है, लॉग आर्काइव डेस्ट2 में हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी सर्विस है जिस सर्विस के थ्रू प्राइमरी डेटाबेस से ये रीडू वाला डेटा ट्रांसफ़र होगा और स्टैंड बाय डेटाबेस पे जाएगा। फिर इसका ये जो लॉग आर्काइव डेस्ट1 है, इसका स्टेट यहाँ से डिफाइन करते हैं, लॉग आर्काइव डेस्ट स्टेट1। चाहे तो हम इसे इनेबल कर सकते हैं या फिर हम इसे डेफर कर सकते हैं। ऐसे ही लॉग आर्काइव डेस्ट स्टेट2, ये जो लॉग आर्काइव डेस्ट2 बनाया, इसका स्टेट यहाँ से डिफाइन होता है कि हमें स्टैंड बाय को डेटा भेजना है या फिर नहीं भेजना। कभी कभी किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि हमें अभी ये स्टैंड बाय को डेटा नहीं भेजना है, कुछ भी रीज़न हो गया हो, जो सर्वर बन रहा था, जो सर्वर जिस पर स्टैंड बाय चल रहा था वो बंद हो गया हो, या फिर हमें पुराने सर्वर जिस पे हम स्टैंड बाय को चला रहे थे उसको हटा करके हमें किसी नए पे भेजना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये लॉग आर्काइव डेस्ट स्टेट को डेफर कर सकते हैं। जब डेफर कर देंगे तो प्राइमरी से स्टैंड बाय रीडू डेटा जाना बंद हो जाएगा, और वापस चालू करने के लिए हमें इसे इनेबल करना पड़ेगा। फिर ये स्टैंड बाय फाइल मैनेजमेंट यानी स्टैंड बाय की जो फाइल्स हैं, जो स्टैंड बाय डेटाबेस है, इसके अंदर ये जो, अगर हम ये इसको वो समझें, डेटा फाइल समझें, ठीक है, ये प्राइमरी में 2 डेटा फाइल्स हैं, स्टैंड बाय में भी 2 डेटा फाइल्स हैं अभी फिलहाल के। अब जब प्राइमरी में कोई नई डेटा फाइल, एक बार जब ये डेटा हमारा नया प्राइमरी डेटाबेस बना, तो इसका हमने पूरा बैकअप ले लिया और उस बैकअप को यूज़ करके स्टैंड बाय डेटाबेस को बना दिया। तो अभी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ है, और जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे वो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। अब चेंजेस में क्या आएगा, हमने एक नई डेटा फाइल ऐड कर दी अपने प्राइमरी डेटाबेस में। तो अब क्या है, जो हमारा स्टैंड बाय फाइल मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो ये डिसाइड करता है कि जो ये हमारी प्रोसेस है ना, ये स्टैंड बाय फाइल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जो हमारे ये डेटा फाइल, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगी अगर इसकी वैल्यू ऑटो पड़ी हुई है। तो अगर इसकी वैल्यू मैनुअल पड़ी है तो हमें मैनुअली स्टैंड बाय फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर स्टैंड बाय फाइल मैनेजमेंट की वैल्यू मैनुअल पड़ी हुई है ना, तो हमें इस पर्टिकुलर डेटा फाइल को, जो कि हमारी प्राइमरी में क्रिएट हुई, उसे मैनुअली स्टैंड बाय में क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगी। जबकि अगर इसकी वैल्यू ऑटो पड़ी हुई है तो प्राइमरी डेटाबेस में अगर हम किसी आर्काइव लॉग को क्रिएट करेंगे तो स्टैंड बाय डेटाबेस में उसी लोकेशन या उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे डेटाबेस खुद से उस पर्टिकुलर डेटा फाइल को क्रिएट कर देगा। फिर फैल सर्वर यानी फेच आर्काइव लॉग सर्वर। तो अगर हमारा प्राइमरी डेटाबेस, स्टैंड बाय डेटाबेस प्राइमरी डेटाबेस से आर्काइव लॉग फेच नहीं कर पा रहा, ठीक है, और हमारे पास एक से ज़्यादा स्टैंड बाय सर्वर है,
एक तो हमारा स्टैंड बाई सर्वर है ही, उसके अलावा हमारे पास एक और ये स्टैंड बाई सर्वर है, और यहाँ से भी डेटा यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से भी डेटा यहाँ पे जा रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी रीज़न से अगर ये हमारा स्टैंड बाय डेटाबेस इस प्राइमरी डेटाबेस से आर्काइव लॉग को फेच नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या है, हम फेच आर्काइव लॉग सर्वर में इस पर्टिकुलर स्टैंड बाय डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो हमारा जो स्टैंड बाय 1 है ये इस स्टैंड बाय 2 से आर्काइव लॉग्स को फेच कर सकता है और सिंक में रह सकता है। ठीक है, ये कभी न कभी किसी नेटवर्क की वजह से या किसी इशू की वजह से एक स्टैंड बाय प्राइमरी डेटाबेस से कम्युनिकेशन उसका ब्रेक हो सकता है। तो उस केस में हम ये फैल सर्वर या फेच आर्काइव लॉग सर्वर वाले पैरामीटर को डिफाइन करके यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम रिमोट लॉगिन पासवर्ड फाइल। पासवर्ड फाइल हमने देखी थी। पासवर्ड फाइल क्या होती है? पासवर्ड फाइल में एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स के पासवर्ड होते हैं। जिन यूज़र के पास सिस DBA की प्रिविलेज होती है, उन यूज़र्स के पासवर्ड हम पासवर्ड फाइल में स्टोर करते हैं। तो जो हमारी पासवर्ड फाइल है इसकी 3 वैल्यूज सकती हैं, या तो एक्सक्लूसिव या शेयर्ड या फिर नन। अगर इसकी वैल्यू एक्सक्लूसिव होगी तो हर एक डेटाबेस की अपनी अपनी डिफरेंट नॉन शेयर्ड पासवर्ड फाइल होगी। ठीक है, वो आपस में शेयर्ड नहीं होंगी, हर एक डेटाबेस की अपनी डिफरेंट पासवर्ड फाइल होगी। अगर हम इसकी वैल्यू शेयर कर देंगे तो सारे जितने डेटाबेस चल रहे हैं एक सर्वर पे सबकी एक सिंगल पासवर्ड फाइल होगी। और अगर हम पासवर्ड फाइल को इस वैल्यू को नन कर देंगे तो कोई पासवर्ड फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो उससे ओरेकल डेटाबेस रिकॉग्नाइज या फिर यूज़ नहीं करेगा। इन पैरामीटर्स का सिग्निफिकेंस या फिर यूज़ हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, फिर आता है DB फाइल नेम कन्वर्ट। अगर जो मेरा प्राइमरी डेटाबेस U01 माउंट पॉइंट में चल रहा है, ठीक, और जो मेरा स्टैंड बाय वाला सर्वर है ना, उस पर किसी भी रीज़न की वजह से ये U01 वाला माउंट पॉइंट नहीं है, किसी भी रीज़न से वो ख़राब हो गया, उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा डेटा है वो U01 की बजाय U02 में रहे। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? DB फाइल नेम कन्वर्ट पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो DB फाइल नेम कन्वर्ट पैरामीटर क्या करता है, जो भी मेरी डेटा फाइल्स U01 वाले में थी उनको रीनेम करके U02 में स्टोर कर देगा। ठीक है, यही सेम काम लॉग फाइल नेम कन्वर्ट का है। वो अगर प्राइमरी डेटाबेस और स्टैंड बाय डेटाबेस में रीडू लॉग फाइल की लोकेशन डिफरेंट हो तो हम लॉग फाइल नेम कन्वर्ट पैरामीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, DB फाइल नेम कन्वर्ट और लॉग फाइल नेम कन्वर्ट क्या करता है, अगर प्राइमरी डेटाबेस और स्टैंड बाय डेटाबेस की डेटा फाइल्स या फिर रीडू लॉग फाइल्स की लोकेशन प्राइमरी और स्टैंड बाय में डिफरेंट हैं, तो उस केस में हमें ये DB फाइल नेम कन्वर्ट और लॉग फाइल नेम कन्वर्ट पैरामीटर को यूज़ करना पड़ता है ताकि हम लोकेशन को डिफरेंट रख सकें। लॉग और कॉन्फ़िग क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे ये स्टैंड बाय डेटाबेस हैं, और इसमें हमें ये एक DG कॉन्फ़िग डेटा गार्ड कॉन्फ़िग डालना पड़ता है। इसमें प्राइमरी और स्टैंड बाय डेटाबेस का नाम या फिर उनकी सर्विस को एंटर करना पड़ता है डेटाबेस को ये बताने के लिए कि हमने ये स्टैंड बाय डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया है, ये हमने पूरा सेटअप बनाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल स्टैंड बाय।